हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ सल्फोनामाइड्स एंड कोट्राइमोक्साजोल। नाउ सल्फोनामाइड्स सबसे पहले सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज किया गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया खुद अपने आप फोलिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं, जबकि मनुष्य को फोलिक एसिड डाइट से मिलता है। ये फोलिक एसिड प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की सिंथेसिस के लिए जरूरी है और प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो सल्फोनामाइड्स बैक्टीरिया में फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होने देते और इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। So, sulfonamides inhibit synthesis of folic acid in bacteria and are bacteriostatic. Now, sulfonamides को bacteriostatic इसलिए कहा गया क्योंकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते। Now, sulfonamides are classified as short-acting sulfonamides जिनकी हाफ लाइफ 4 to 8 hours होती है, फॉर एग्जाम्पल सल्फाडायाजीन। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स जिनकी हाफ लाइफ 8 to 12 hours होती है, फॉर एग्जाम्पल सल्फामेथॉक्साजोल। देन लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स जिनकी हाफ लाइफ लगभग 7 days की होती है, फॉर एग्जाम्पल सल्फाडॉक्साइन, सल्फामीथोपायराजीन। Now next कैटेगरी में है टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड्स लाइक सल्फाएसिटामाइड सोडियम, जिसको एज एन आई ड्रॉप आई इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। देन अदर टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड्स आर मेफिनाइड, सिल्वर सल्फाडायाजीन। नेक्स्ट सल्फोनामाइड है सल्फासैलाजीन। सल्फासैलाजीन को अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। So this is the classification of sulfonamides. अब स्टडी करते हैं सल्फोनामाइड्स का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। नाउ सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। नाउ सल्फोनामाइड्स आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्लमाइडिया जो कि आई इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ट्रोकोमा, कंजंक्टिवाइटिस। देन क्लमाइडिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम। इसके अलावा सल्फोनामाइड्स नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस के अगेंस्ट भी बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट दिखाते हैं। सल्फोनामाइड्स आर आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट पैरासिटिक प्रोटोजोअन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। तो ये है सल्फोनामाइड्स का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। अब स्टडी करते हैं सल्फोनामाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। नाउ सल्फोनामाइड्स आर रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सल्फोनामाइड्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करते हैं और सल्फोनामाइड्स के डिफरेंट मेंबर्स की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 10 to 95% की रेंज में रहती है, यानी कि कुछ सल्फोनामाइड्स कम बाइंड करते हैं और कुछ सल्फोनामाइड्स प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन से ज्यादा बाइंड करते हैं। नाउ सल्फोनामाइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, दे रीच cerebrospinal fluid and they also cross the placenta. नाउ सल्फोनामाइड्स एसिटाइलेशन के प्रोसेस से लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। मेटाबोलाइज होने पर एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स ज्यादातर एसिडिक यूरिन में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बन जाती हैं और ये क्रिस्टल्स यूरिन में दिखाई देती हैं और इस कंडीशन को कहते हैं क्रिस्टल यूरिया। देन सल्फोनामाइड्स का एक्सक्रीशन किडनीज के द्वारा यूरिन में होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स ऑफ सल्फोनामाइड्स। अब स्टडी करते हैं सल्फोनामाइड्स के थेरेपेटिक यूजेस। नाउ कई सारे बैक्टीरियाज
सल्फोनामाइड से रेजिस्टेंट हो गए हैं, इसलिए सिस्टमिक इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में सल्फोनामाइड्स को अकेले यूज नहीं किया जाता। नाउ सल्फामेथॉक्साजोल को ट्राइमिथोप्रिम के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है। नाउ सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन है उसको कोट्राइमोक्साजोल कहते हैं। नाउ कोट्राइमोक्साजोल बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया को मार देता है और इस कॉम्बिनेशन को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। देन सल्फाडॉक्साइन और पायरीमेथामिन के कॉम्बिनेशन को क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस यानी कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। देन सल्फा एसिटामाइड सोडियम 10 to 30% आई ड्रॉप्स को आई इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि ट्रकोमा, कंजंक्टिवाइटिस में यूज करते हैं। देन बर्न सरफेस यानी कि जली हुई स्किन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए सिल्वर सल्फाडायाजीन और मेफेनाइड को यूज किया जा सकता है। देन अनदर सल्फोनामाइड सल्फासैलाजीन। सल्फासैलाजीन दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और दूसरा है सल्फापिरिडीन। नाउ 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड कोलोन में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कोलोन की सूजन कम करता है, इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को यूज करते हैं। दूसरी ओर सल्फापिरिडीन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। तो सल्फासैलाजीन को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स। अब समझते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स के कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स इफेक्ट्स हैं नॉजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन। 2 to 5% पेशेंट्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया यानी कि वो स्किन रैशेस जिनमें खारिश हो, फीवर हो सकता है। इसके अलावा सल्फोनामाइड्स के यूज से फोटोसेंसिटाइजेशन हो सकता है। फोटोसेंसिटाइजेशन की वजह से स्किन सनरेज और यूवी रेज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और सल्फोनामाइड्स लेने वाले पेशेंट को धूप से बचना चाहिए। इसके अलावा सीरियस स्किन रिएक्शंस भी हो सकते हैं जैसे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। देन 0.1% पेशेंट्स में हेपेटाइटिस भी हो सकता है। देन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टल यूरिया हो सकता है। टॉपिकल सल्फोनामाइड्स के यूज से कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन हो सकता है और जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो उनमें हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है। नाउ सल्फोनामाइड्स खुद प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं, इसलिए सल्फोनामाइड्स बिलीरुबिन को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से हटा देते हैं, बिलीरुबिन को प्लाज्मा प्रोटीन साइट से डिस्प्लेस कर देते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ब्लड में बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और ये बिलीरुबिन ब्रेन में पहुंचकर ब्रेन को डैमेज कर देता है और इस कंडीशन को बोलते हैं कर्निक्टरस। So sulfonamides can cause kernicterus in newborn babies. So these are the adverse effects of sulfonamides. Now adverse effects के बाद समझते हैं sulfonamides की कुछ important drug interactions. Now sulfonamides बिलीरुबिन की तरह ही कुछ ड्रग्स जैसे कि फेनेटोइन, टॉलब्यूटामाइड, वारफेरिन, मेथोट्रेक्सेट को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से हटा देता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से हटने की वजह से इन ड्रग्स की कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाती है और उसकी वजह से
इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये है ड्रग इंटरेक्शंस सल्फोनामाइड्स के। सो दिस इज द फार्माकोलॉजी ऑफ सल्फोनामाइड्स। अब इसके बाद पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए सल्फोनामाइड्स को अकेले नहीं यूज किया जाता। नाउ कोट्राइमोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, जिसमें ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल को 1:5 की रेशो में कंबाइन किया गया है। यानी कि अगर ट्राइमिथोप्रिम 80 मिलीग्राम है तो उसको 400 मिलीग्राम सल्फामिथोक्साजोल से कंबाइन किया जाता है। यहाँ पर सल्फामिथोक्साजोल एक इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड है और ट्राइमिथोप्रिम एक डायअमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव है। नाउ ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, पर कोट्राइमोक्साजोल बैक्टीरिसाइडल है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब डिस्कस करते हैं कोट्राइमोक्साजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ अभी तक हमें समझ आ चुका है कि बैक्टीरियाज अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करते हैं। नाउ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इन शॉर्ट पाबा, पाबा एक प्रिकर्सर है जिससे फोलिक एसिड सिंथेसाइज होता है। नाउ पाबा टेरिडीन से कंबाइन होता है और एंजाइम डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जिससे डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड सिंथेसाइज होता है। नाउ डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड ग्लूटामेट से कंबाइन होता है, जिससे कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। नाउ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बैक्टीरियाज में प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स की सिंथेसिस के लिए जरूरी है, और प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया पाबा से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस करता है। नाउ लुक एट दीज फिगर्स। ये है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इन शॉर्ट पाबा का स्ट्रक्चर, और ये है सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर। पाबा में COOH ग्रुप है और सल्फोनामाइड में SO2 NH2 ग्रुप है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं। सो सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पाबा। नाउ सल्फामिथोक्साजोल भी एक सल्फोनामाइड है। सल्फामिथोक्साजोल का स्ट्रक्चर पाबा जैसा है, तो सल्फामिथोक्साजोल पाबा की जगह ले लेता है और बैक्टीरियाज सल्फामिथोक्साजोल को फोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए यूज करने लगते हैं, और इस वजह से ऑल्टर्ड या फिर मॉडिफाइड या फिर नॉन फंक्शनल फोलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा सल्फामिथोक्साजोल डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं। दूसरी तरफ ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, जिससे फिर फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता। तो कोट्राइमोक्साजोल में सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम है, और इसलिए कोट्राइमोक्साजोल से एक के बाद फिर दूसरा 2 एंजाइम एक सीक्वेंस में ब्लॉक होते हैं, जो कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। सो दिस सीक्वेंशियल ब्लॉकेज of these 2 important enzymes produce synergistic effect, और इसी वजह से कोट्राइमोक्साजोल बैक्टीरिसाइडल है। कोट्राइमोक्साजोल बैक्टीरियाज को मार देता है, और इसी सीक्वेंशियल ब्लॉकेज की वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो धीरे धीरे कोट्राइमोक्साजोल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। जबकि अगर सल्फामिथोक्साजोल या फिर ट्राइमिथोप्रिम को अलग अलग दिया जाए तो बैक्टीरिया जल्दी से रेजिस्टेंट हो जाते हैं।
तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। अब स्टडी करते हैं कोट्राइमोक्साजोल का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। कोट्राइमोक्साजोल का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम सल्फोनामाइड्स के एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जैसा है, पर कोट्राइमोक्साजोल से ज्यादा बैक्टीरियाज किल होते हैं। So additional organisms that are covered by cotrimoxazole are Salmonella typhi, then Serratia, Klebsiella, Enterobacter, Yersinia enterocolitica, then Nemocystis gyrovesi, ये एक फंगस है। Now cotrimoxazole सल्फोनामाइड रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी एक्टिव है, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, शिगेला, देन एंटीरोपैथोजेनिक इकोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, गोनोकोकाई एंड मेनिंजियोकोकाई। नाउ एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बाद अब स्टडी करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। नाउ सल्फोनामाइड से जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो कोट्राइमोक्साजोल से भी हो सकते हैं। नाउ कोट्राइमोक्साजोल फोलेट की डेफिशिएंसी कर सकता है, जिससे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। देन ब्लड डिस्क्रेशियास यानी कि ब्लड की डिसीज भी हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कोट्राइमोक्साजोल का यूज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कोट्राइमोक्साजोल के यूज से टेराटोजेनिक रिस्क यानी कि फीटस पर टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा नियोनेटल हीमोलिसिस यानी कि नवजात शिशु में रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हो सकते हैं, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसे मेथिमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। नाउ कोट्राइमोक्साजोल किडनीज से एक्सक्रीट होता है, इसलिए रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स में कोट्राइमोक्साजोल की जो डोज है वो कम करनी जरूरी है। देन अगर कोट्राइमोक्साजोल को डायूरेटिक्स के साथ दिया जाए तो उससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, यानी कि उससे प्लेटलेट का काउंट कम हो सकता है। और अगर हाई डोजेस में हमने कोट्राइमोक्साजोल दिया तो उसकी वजह से फीवर, रैश और बोन मैरो हाइपोप्लेसिया हो सकता है। और साथ ही साथ अगर कोट्राइमोक्साजोल को एल्डरली पेशेंट्स में दिया जाता है तो बोन मैरो टॉक्सिसिटी का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। तो ये है कोट्राइमोक्साजोल के एडवर्स इफेक्ट्स। अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एक्यूट सिस्टाइटिस यानी कि इन्फेक्शन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आना, देन प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन होना। एक्यूट सिस्टाइटिस और प्रोस्टेटाइटिस की ट्रीटमेंट में भी कोट्राइमोक्साजोल को यूज किया जाता है। देन नीमोसिस्टिस जीरोवेसाई, नीमोसिस्टिक जीरोवेसाई से न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स और एड्स के पेशेंट्स में निमोनिया हो सकता है, जिसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी कोट्राइमोक्साजोल को यूज किया जाता है। देन नोकार्डिया से होने वाले इन्फेक्शन नोकार्डियोसिस की ट्रीटमेंट में कोट्राइमोक्साजोल इफेक्टिव है। देन प्रोटोजोवन पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से होने वाले इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी कोट्राइमोक्साजोल इफेक्टिव है। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैंक्रोइड की ट्रीटमेंट में कोट्राइमोक्साजोल को सेफ्ट्रायाजोन या फिर अजिथ्रोमाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जगह यूज कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नाउ कोट्राइमोक्साजोल ग्राम पॉजिटिव कोकाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होने वाले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, देन फेशियो मैक्सिलरी इन्फेक्शन यानी कि फेस, जबड़े या फिर माउथ के इन्फेक्शन में, इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान के इन्फेक्शंस में भी
कान के इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में भी कोट्राइमोक्साजोल यूज किया जाता है। देन इकोलाई, शिगेला, नॉन टाइफॉइड सैल्मोनेला और इसके अलावा यर्सीनिया एंटीरोकोलाइटिका से होने वाले बैक्टीरियल डायरियाज या फिर डिसेंट्री में भी कोट्राइमोक्साजोल को फ्लोरोक्विनोलॉन्स की जगह यूज किया जा सकता है। So this is in brief on pharmacology of sulfonamides and cotrimoxazole. Please note ये information सिर्फ academic informative purpose के लिए है। सल्फोनामाइड्स या कोट्राइमोक्साजोल को यूज करने के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। फिजिशियन की सलाह के बिना इन ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। Thanks for watching this video.